हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरजे क्लासेस। यहाँ पर इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं विलियम वर्ड्सवर्थ का जो क्विज है, एमसीक्यूज क्वेश्चंस यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहाँ पर हम लेकर आए हैं रिलेटेड टू विलियम शेक्सपियर। तो विलियम शेक्सपियर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनते हैं ऑब्जेक्टिव, वो क्वेश्चंस यहाँ पर हैं। आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं इंग्लिश की तो आप यहाँ से कर सकते हैं, क्वेश्चंस हैं आपके लिए। तो विलियम वर्ड्सवर्थ की जो बायोग्राफी है वो हम पहले अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं, आप वहाँ पर देख सकते हैं। और उनके मेजर वर्क्स कौन कौन से हैं ये वीडियो भी हम अपलोड कर चुके हैं। यहाँ पर हम लेकर आए हैं विलियम वर्ड्सवर्थ के का क्विज। क्वेश्चंस हैं यहाँ पर ऑब्जेक्टिव। तो अगर आप इंग्लिश लिटरेचर की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको कई हेल्पफुल वीडियोस मिल जाएंगी हमारे चैनल पर। तो इसके लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड्सवर्थ वाज पॉपुलरली नोन एज द पोइट ऑफ। वर्ड्सवर्थ वाज पॉपुलरली नोन एज द पोइट ऑफ। वर्ड्सवर्थ पॉपुलरली किस पोइट जो है वो किस नाम से जाने जाते हैं, पॉपुलरली फेमस किस लिए हैं वो पोइट। तो ऑप्शंस है हमारे, लैंकाशायर रीजन, इसेक्स रीजन, लेक डिस्ट्रिक्ट या वेसेक्स रीजन। तो जो आंसर है वो आंसर है लेक डिस्ट्रिक्ट। वो लेक डिस्ट्रिक्ट पोइट के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट है, वर्ड्सवर्थ वॉज बोर्न एट। वर्ड्सवर्थ का जन्म किस जगह पर हुआ था? कोकर माउथ, कोकर पेट, कोकर हिल या कोकर वैली। तो इसका आंसर है, उनका जो जन्म हुआ था वो कोकर माउथ में हुआ था। नेक्स्ट है, व्हाई इज द ईयर 1798 टेकन टू बी द बिगिनिंग ऑफ द रोमांटिक मूवमेंट। जो ईयर है 1798 वो रोमांटिक मूवमेंट की बिगिनिंग क्यों कही जाती है, कि रोमांटिक मूवमेंट जो की शुरुआत जो हुई थी, बिगिनिंग जो हुई थी वो 1798 से हुई थी, ऐसा क्यों कहा जाता है? वर्ड्सवर्थ बर्थडे, क्या वर्ड्सवर्थ का बर्थडे था? असेसन ऑफ क्वीन विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया का असेसन हुआ था? फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्टेड, क्या फ्रेंच रेवोल्यूशन शुरू हुआ था? लिरिकल बैलेट्स पब्लिश्ड, या लिरिकल बैलेट्स पब्लिश हुई थी? तो जो राइट आंसर है वो है कि लिरिकल बैलेट पब्लिश हुई थी 1798 में। तो लिरिकल बैलेट्स जो है वो कोलैबोरेटिव वर्क है वर्ड्सवर्थ का और कॉलरिज का। इन दोनों का कोलैबोरेटिव वर्क है लिरिकल बैलेट्स। तो लिरिकल बैलेट्स के पब्लिकेशन से ही रोमांटिक मूवमेंट की शुरुआत हुई थी, क्योंकि वर्ड्सवर्थ है रोमांटिक पोइट भी कहे जाते हैं। नेक्स्ट है, रोमांटिक एज इज ऑल्सो नोन एज। रोमांटिक एज को किसके नाम से भी जाना जाता है? एज ऑफ पोप, एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन, एज ऑफ वर्ड्सवर्थ या एज ऑफ ड्राइडन। तो आंसर आपको पता होगा, एज ऑफ वर्ड्सवर्थ। रोमांटिक एज को एज ऑफ वर्ड्सवर्थ के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि वर्ड्सवर्थ रोमांटिक एज के फेमस पोइट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर वर्ड्सवर्थ एडेड प्रीफेस टू हिज लिरिकल बैलेट्स। वर्ड्सवर्थ ने किस ईयर में अपने लिरिकल बैलेट्स के लिए प्रीफेस को ऐड किया था? तो आंसर है 1800 में। नेक्स्ट है, आफ्टर whom वर्ड्सवर्थ was appointed poet laureate of England। आफ्टर whom किसके बाद वर्ड्सवर्थ was appointed poet laureate, वर्ड्सवर्थ को पोइट लॉरेट अपॉइंट किया गया ऑफ इंग्लैंड। इंग्लैंड के पोइट लॉरेट जो अपॉइंट किए गए वर्ड्सवर्थ, वो किसके बाद अपॉइंट किए गए थे? तो वो थे रॉबर्ट सॉथे, यानी रॉबर्ट सॉथे के बाद वर्ड्सवर्थ को पोइट लॉरेट अपॉइंट किया गया था। तो द आंसर इज रॉबर्ट सॉथे। नेक्स्ट है, हु क्रिटिसाइज्ड वर्ड्सवर्थ कॉलिंग हिम लॉस्ट लीडर। किसने वर्ड्सवर्थ को क्रिटिसाइज किया था और उन्हें कहा था लॉस्ट लीडर? तो हु क्रिटिसाइज्ड वर्ड्सवर्थ कॉलिंग हिम लॉस्ट लीडर? द आंसर इज ब्राउनिंग। नेक्स्ट है, स्टर्न डॉटर ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड। हु इज दिस स्टर्न डॉटर? यानी कि ये जो लाइन है, स्टर्न डॉटर ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड,
तो इसमें जो ये स्टर्न डॉटर कहा गया है, ये किसे कहा गया है, किसके लिए कहा गया है स्टर्न डॉटर? तो आंसर है ड्यूटी, ड्यूटी के लिए कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ड्सवर्थ प्रेल्यूड इज अ, वर्ड्सवर्थ की जो प्रेल्यूड है वो है क्या है? ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है, बैलेड है, फिलोसॉफिकल पोएम है या एलिजी है? तो वर्ड्सवर्थ की जो प्रेल्यूड है वो उनकी ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है, प्रेल्यूड। नेक्स्ट है वर्ड्सवर्थ रोट अ सोनेट लंदन 1802 अबाउट, वर्ड्सवर्थ ने सोनेट लिखी है, ध्यान रखिए ये सोनेट है, लंदन 1802 ये सोनेट है, अबाउट किसके बारे में लिखी उन्होंने? तो ये उन्होंने लिखी है लंदन 1802 मिल्टन के बारे में, जॉन मिल्टन। नेक्स्ट है Whom does Wordsworth refer to in these lines? ये नीचे लाइन दी गई है, इसमें वर्ड्सवर्थ किसके बारे में कह रहे हैं? ये लाइन किसके लिए रेफर की है वर्ड्सवर्थ ने? Thy soul was like a star and dwelt apart. Thy soul was like a star and dwelt apart. ये लाइन उन्होंने किसके लिए कही है? तो ये कहा है उन्होंने मिल्टन के लिए, जॉन मिल्टन के लिए। नेक्स्ट है The first version of the poem Resolution and Independence was written under the title, यानी कि जो पोएम है रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, इसका जो फर्स्ट वर्जन था इस पोएम का वो किस टाइटल के अंडर में लिखा गया था? मतलब उसका टाइटल क्या था फर्स्ट वर्जन का? तो वो था इसका द लीग गैदरर, द लीग गैदरर इसका टाइटल था इसके फर्स्ट वर्जन का, रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस का। नेक्स्ट है इन विच पोएम बर्न्स एंड चैटरटन आर मेंशन, किस पोएम में बर्न्स और चैटरटन को मेंशन किया गया है? तो पोएम है हमारी रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस। रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस में वर्ड्सवर्थ ने बर्न्स और चैटरटन को मेंशन किया है। नेक्स्ट है द लाइन मिल्टन दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आर इज टेकन फ्रॉम, ये जो लाइन है वो कहाँ से ली गई है? ये मिल्टन दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आर, तो ये लाइन जो मिल्टन के बारे में है ये ली गई है लंदन 1802। ये लंदन 1802 हमने अभी बताया सोनेट है जो मिल्टन के बारे में लिखी गई है। नेक्स्ट है When did Wordsworth visit Tintern Abbey first time? फर्स्ट टाइम वर्ड्सवर्थ ने टिंटर्न एबे को कब विजिट किया था, यानी कि पहली बार वर्ड्सवर्थ टिंटर्न एबे कब गए थे? तो आंसर है इसका 1793, यानी कि फर्स्ट टाइम वो टिंटर्न एबे उन्होंने विजिट किया था 1793 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है Who has criticized Wordsworth for not following his own theory of poetry? किसने वर्ड्सवर्थ को क्रिटिसाइज किया है कि उन्होंने अपनी ही थ्योरी को, पोइट्री की अपनी ही थ्योरी को फॉलो नहीं किया है? तो who has criticized Wordsworth for not following his own theory of poetry? तो क्रिटिसाइज किया है ये T.S. एलियट ने वर्ड्सवर्थ को। नेक्स्ट है Which sonnet of Gray Wordsworth examined in preface to the lyrical ballads? Which sonnet of Gray, ग्रे की किस सोनेट को वर्ड्सवर्थ ने एग्जामाइन किया है अपने लिरिकल बैलेड्स के प्रीफेस में? जो प्रीफेस इन्होंने अपने लिरिकल बैलेड्स को दिया था 1802 एडिशन में। ये अलग अलग एडिशन इसके हुए थे, 4 टाइम्स एडिशन इसके हुए थे लिरिकल बैलेड्स के। तो जो 1802 वाला एडिशन था इसका, उसमें वर्ड्सवर्थ ने ग्रे के किस सोनेट को एग्जामिन किया है अपने प्रीफेस में? तो वो है सोनेट ऑन द डेथ ऑफ मिस्टर रिचर्ड वेस्ट। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन तो सभी सेम है, बस ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ दिया है। तो ये जो करेक्ट आंसर है वो है ऑन द डेथ ऑफ मिस्टर रिचर्ड वेस्ट। देखिए ऑप्शन तो कोई भी हो सकते हैं, चेंज भी हो जाते हैं ऑप्शंस तो हमें बस आंसर जो हमारा राइट है बस हमें वो ध्यान रखना है। ऑप्शंस तो बाकी के कुछ भी हो सकते हैं, तो हमें ध्यान रखना है कि जो ग्रे की सोनेट है वो कौन सी है? ऑन द डेथ ऑफ मिस्टर रिचर्ड वेस्ट 1742। नेक्स्ट क्वेश्चन है
वर्ड्सवर्थ पब्लिश्ड डिस्क्रिप्टिव स्केचेस एंड इवनिंग वॉक। वर्ड्सवर्थ ने अपनी डिस्क्रिप्टिव स्केचेस और इवनिंग वॉक को पब्लिश किया था। कब किया था? 29 जनवरी 1793 में। नेक्स्ट है, इन विच पोएम ब्राउनिंग राइट्स अबाउट वर्ड्सवर्थ। ब्राउनिंग ने वर्ड्सवर्थ के बारे में लिखी हैं ये लाइन्स। जस्ट फॉर अ हैंडफुल ऑफ सिल्वर he left us. Just for a handful of silver he left us. Just for a ribbon to stick in his coat. ये ब्राउनिंग ने वर्ड्सवर्थ के लिए लाइंस कही हैं, और ये लाइंस जो उन्होंने कही हैं ये उन्होंने अपने किस वर्क में लिखी हैं, किस पोएम में लिखी हैं? तो वो है इनकी द लॉस्ट लीडर। ब्राउनिंग की है द लॉस्ट लीडर, जिसमें उन्होंने वर्ड्सवर्थ के बारे में ये लाइंस लिखी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग लाइंस अपीयर इन। ये जो लाइंस हैं ये किस वर्क में अपीयर होती हैं, किस वर्क से ली गई हैं? शी इज इन हर ग्रेव एंड ओह द डिफरेंस टू मी। ये वर्ड्सवर्थ ने कहा है, शी इज इन हर ग्रेव एंड ओह द डिफरेंस टू मी। तो ये लाइन्स ली गई हैं, शी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रोडन वेज। ये वर्ड्सवर्थ ने लिखी है। ये जो उन्होंने लूसी सीरीज लिखी है, 5 पोएम्स की लूसी सीरीज लिखी है वर्ड्सवर्थ ने। लूसी सीरीज में उन्होंने 5 पोएम्स लिखी है, जिनमें से एक ये है शी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रोडन वेज। लूसी सीरीज की पोएम है ये। तो इसमें से ये उन्होंने लाइन्स ली हैं, शी इज इन हर ग्रेव एंड ओह the difference to me. Next है, which time Wordsworth refers to in these lines from prelude. ये prelude से ली गई है लाइन। ये भी ध्यान रखिए कि ये जो लाइन्स है prelude से ली गई हैं, और वर्ड्सवर्थ किस टाइम को रेफर कर रहे हैं इन लाइन्स के थ्रू, उन्होंने किस टाइम को रेफर किया है? यूरोप एट दैट टाइम वॉज थ्रिल्ड विद जॉय। यूरोप एट दैट टाइम वॉज थ्रिल्ड विद जॉय। France standing on the top of golden hours and human nature seeming born again. ये जो लाइंस हैं ये किस टाइम को रेफर करती हैं? ये रेफर करती हैं द पीरियड ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो टाइम था उस टाइम को ये लाइंस रेफर करती हैं। नेक्स्ट है, विच पोएम दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम। ये लाइंस किस पोएम से ली गई हैं? They flash upon that inward eye, which is the bliss of solitude. They flash upon that inward eye, which is the bliss of solitude. ये लाइन्स ली गई हैं डैफोडिल से। डैफोडिल्स उनकी वर्ड्सवर्थ की पोएम है, जिसे हम दूसरे नाम से भी जानते हैं। डैफोडिल्स जो उनकी पोएम है उसे दूसरे नाम से भी हम जानते हैं। वो है, इसका टाइटल जो दूसरे नाम से है वो है आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड। वो इसकी फर्स्ट लाइन है पोइम की। डैफोडिल्स की जो फर्स्ट लाइन है, आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड। तो कभी कभी क्या होता है, डैफोडिल्स टाइटल ना देखकर वो टाइटल दिया होता है कि आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड। तो ये ध्यान रखिए दोनों टाइटल्स इसके। तो ये जो लाइन्स हैं वो डैफोडिल से ली गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बाय वर्ड्सवर्थ। ये 4 पोएम्स दी गई हैं, इनमें से वर्ड्सवर्थ की पोएम कौन सी नहीं है? तो इसमें माइकल, रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, इट इज अ ब्यूटियस इवनिंग एंड द मे क्वीन। तो जो वर्ड्सवर्थ की पोएम नहीं है इसमें वो है द मे क्वीन। नेक्स्ट है, एवरी ग्रेट पोइट इज अ टीचर आर द वर्ड्स ऑफ। ये किसके वर्ड्स हैं, किसने कहे हैं? एवरी ग्रेट पोइट इज अ टीचर। ये वर्ड्स हैं वर्ड्सवर्थ के। नेक्स्ट है द सोनेट, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। ध्यान रखिए द वर्ल्ड इज टू मच विद अस जो इनकी पोएम है वो एक सोनेट है। तो इज रिटन बाय, ये किसने लिखी है? ये वर्ड्सवर्थ ने लिखी है। नेक्स्ट है वर्ड्सवर्थ लिरिकल बैलेड वॉज पब्लिश्ड इन। वर्ड्सवर्थ की जो लिरिकल बैलेड है वो कब पब्लिश हुआ था? ये हमने आपको बताया था कब पब्लिश हुआ था। जो रोमांटिक मूवमेंट की बिगिनिंग थी, लिरिकल बैलेड्स के पब्लिकेशन से शुरुआत हुई थी रोमांटिक मूवमेंट की, तो वो ईयर थी कौन सी? 1798। नेक्स्ट है
वर्ड्सवर्थ रोट द प्रेल्यूड इन, वर्ड्सवर्थ ने प्रेल्यूड को लिखा है, यहाँ बुक्स दी है, कितनी बुक्स में लिखा है उन्होंने प्रेल्यूड को? तो प्रेल्यूड हमने आपको बताया था ये उनका ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है। तो ये प्रेल्यूड उन्होंने कितनी बुक्स में लिखा है? तो आंसर है ये 14 बुक्स में। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखने वाली ये है कि वर्ड्सवर्थ ने 13 बुक्स लिखी थी, लेकिन तब उनका टाइटल प्रेल्यूड नहीं था, उसका टाइटल था पोएम टू कॉलरिज। ये उनका टाइटल था, वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी, लेकिन ये पब्लिश नहीं हुई थी। पोएम उनकी डेथ के बाद पब्लिश हुई है। जो इनकी वाइफ मैरी वर्ड्सवर्थ थी, उन्होंने पब्लिश की थी ये पोएम, तो उन्होंने इसका नाम प्रेल्यूड रखा और इसमें एक बुक और ऐड हो गई और ये 14 बुक्स हो गई थी। तो तब ये 14 हो गई। तो कभी कभी ऑप्शन हो सकता है 13 दिया हो, लेकिन जो ज्यादातर दिया होगा वो 14 ही दिया होगा। तो अगर इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए कि वर्ड्सवर्थ ने कितनी लिखी थी, तो वर्ड्सवर्थ ने 13 लिखी थी और ये पोस्ट्यूमसली पब्लिश हुई थी। प्रेल्यूड उनकी वाइफ ने पब्लिश की थी और एक बुक और ऐड हो गई थी और ये 14 बुक्स इसमें हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीज लाइन्स आर टेकन फ्रॉम, ये लाइन्स किस बुक से ली गई हैं, किस वर्क से ली गई हैं? ये लाइन्स हैं, द चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन, ये फेमस लाइन आपने सुनी होगी, द चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन, आई कुड विश माई डेज टू बी बाउंड ईच टू ईच बाई नेचुरल पिटी। तो ये जो लाइन्स हैं ये किस वर्क से ली गई हैं? तो ये ली गई है माई हार्ट लीप्स अप, किससे ली गई है? माई हार्ट लीप्स अप। नेक्स्ट है, द फॉलोइंग लाइन्स आर टेकन फ्रॉम, ये लाइन कहाँ से ली गई है? द स्वीटेस्ट थिंग दैट एवर ग्रू बिसाइड अ ह्यूमन डोर, द स्वीटेस्ट थिंग दैट एवर ग्रू बिसाइड अ ह्यूमन डोर। तो ये लाइन दी गई है टू लूसी से। नेक्स्ट है, हु हैज रिटन रुथ, रुथ किसने लिखी है? ये लिखी है ना वर्ड्सवर्थ ने। नेक्स्ट है, वर्ड्सवर्थ प्रेल्यूड वॉज कंप्लीटेड इन, वर्ड्सवर्थ की जो प्रेल्यूड है उनकी ऑटोबायोग्राफिकल पोएम, अभी बताया हमने इसके बारे में, ये कंप्लीट हुई थी। कब कंप्लीट हुई थी? तो ये कंप्लीट हुई थी 1805 में। 1805 में ये कंप्लीट हो गई थी, लेकिन जैसे कि हमने अभी आपको बताया था ये पब्लिश नहीं हुई थी, इन्होंने ये पब्लिश नहीं की थी। कंप्लीट तो ये 1805 में ही हो गई थी, लेकिन जब ये पब्लिश हुई थी तो ये पब्लिश की थी इनकी वाइफ ने, और वो पब्लिश हुई थी 1850 में पब्लिश की थी। इस बुक को 1850 में उनकी वाइफ ने पब्लिश किया था वर्ड्सवर्थ की डेथ के बाद। तो कंप्लीट तो ये 1805 में ही हो गई थी। नेक्स्ट है, इन विच पोएम ऑफ वर्ड्सवर्थ दीज लाइन्स अकर, वर्ड्सवर्थ की किस पोएम में ये लाइन्स अकर होती हैं, किस पोएम में ये लाइन्स दी गई हैं? We are laid asleep in body and become a living soul. We are laid asleep in body and become a living soul. तो ये लाइन्स हैं टिंटन एबे की। नेक्स्ट है, To whom is Wordsworth's autobiographical poem The Prelude addressed? वर्ड्सवर्थ की जो ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है प्रेल्यूड, ये किसे एड्रेस की गई है? ये हम आपको अभी बता चुके हैं कि इसका जो नाम था वो था पोएम टू कॉलरिज, यानी कि ये किसे एड्रेस की गई थी? कॉलरिज को एड्रेस की गई थी, जिसे पोस्ट्यूमसली पब्लिश किया था, तो उनकी वाइफ ने पब्लिश किया था प्रेल्यूड के नाम से। नेक्स्ट है, द लाइन वन इम्पल्स फ्रॉम अ वर्नल वुड हैज बीन टेकन फ्रॉम, ये लाइन कहाँ से ली गई है? वन इम्पल्स फ्रॉम अ वर्नल वुड, ये लाइन्स ली गई है द टेबल्स टर्न्ड, टेबल्स टर्न्ड से ये लाइन ली गई है। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिटन पीटर बेल, पीटर बेल किसने लिखी है? पीटर बेल किसकी बुक है? ये बुक है वर्ड्सवर्थ की। नेक्स्ट है, वर्ड्सवर्थ हैज एक्सप्रेस्ड हिज व्यूज ऑन ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ द सोल इन द पोएम, किस पोएम में उन्होंने अपने व्यूज एक्सप्रेस किए हैं? ऑन ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ द सोल, सोल के ट्रांसमाइग्रेशन पर। तो वो बुक है, वो पोएम है ओड ऑन द इंटिमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी। नेक्स्ट है,
विच ऑफ दिस ट्रैवल पोएम्स बिलोंग टू वर्ड्सवर्थ। नीचे ये 4 ऑप्शन जो है वो ट्रैवल पोएम्स के हैं, ये 4 ट्रैवल्स पोएम हैं, लेकिन इन ट्रैवल पोएम्स में से कौन सी पोएम वर्ड्सवर्थ की है, तो वो है वर्ड्सवर्थ की डिस्क्रिप्टिव स्केचेस। तो ये ध्यान रखिए, डिस्क्रिप्टिव स्केचेस जो है वो एक ट्रैवल पोएम है। नेक्स्ट है लिरिकल बैलेड्स अपीयर्ड विद, जो लिरिकल बैलेड्स है वो अपीयर हुए हैं कैसे, 6 पोएम्स बाय कॉलरिज एंड 15 बाय वर्ड्सवर्थ, यानी कि इसमें हमने आपको बताया था कोलैबोरेशन वर्क है ये कॉलरिज का और वर्ड्सवर्थ का, यानी कि दोनों ने इसमें कंट्रीब्यूट की हैं अपनी अपनी पोएम्स। तो कॉलरिज की कितनी पोएम्स हैं और वर्ड्सवर्थ की कितनी पोएम्स हैं, तो इसमें हम आपको सीधा राइट आंसर बता देते हैं। तो इसमें है 4 पोएम्स बाय कॉलरिज, कॉलरिज की 4 पोएम्स हैं और वर्ड्सवर्थ की 19 पोएम्स हैं लिरिकल बैलेड्स में, जिसमें जो फर्स्ट पोएम है यानी कि लिरिकल बैलेड जो स्टार्ट होती है, जो ओपनिंग पोएम है लिरिकल बैलेड की, वो है कॉलरिज की द एंशिएंट मैरिनर, द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर। कॉलरिज की पोएम है, यानी कि जो इसकी ओपनिंग पोएम है, फर्स्ट पोएम है लिरिकल बैलेड की, वो कॉलरिज की है द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर। और जो लास्ट पोएम है लिरिकल बैलेड की वो वर्ड्सवर्थ की है, वो है टिंटर्न एबे, वर्ड्सवर्थ की लास्ट पोएम है। तो इसमें 4 पोएम्स कॉलरिज की हैं और 19 पोएम्स वर्ड्सवर्थ की हैं। टोटल लिरिकल बैलेड में कितनी है, 23 पोएम्स हैं। नेक्स्ट है वर्ड्सवर्थ ट्रीटेड नेचर एज अ, वर्ड्सवर्थ ने नेचर को किस तरीके से ट्रीट किया है, तो उन्होंने ट्रीट किया है नेचर को लिविंग पर्सनालिटी के रूप में। नेचर को उन्होंने किस तरीके से ट्रीट किया है, लिविंग पर्सनालिटी के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है लूसी पोएम्स बाय वर्ड्सवर्थ रेफर टू, वर्ड्सवर्थ की जो लूसी पोएम्स है वो किसे रेफर करती हैं। ये हमने आपको बताया था अभी लूसी पोएम्स के बारे में। जो लूसी पोएम्स है, जो लूसी सीरीज उन्होंने लिखी है, वो कितनी पोएम्स की सीरीज है, 5 पोएम्स की सीरीज है। तो आंसर है ये इनका अ ग्रुप ऑफ 5 लिरिक्स बाय हिम, जो 5 लिरिक्स का ग्रुप है वो लूसी पोएम्स है इनकी। नेक्स्ट है द फॉलोइंग लाइन्स ऑफ वर्ड्सवर्थ आर टेकन फ्रॉम, ये जो लाइन्स है ये कहां से ली गई हैं वर्ड्सवर्थ की। नो नाइटिंगेल डिड एवर चैंट more welcome notes to weary bands of travelers in some shady haunt among Arabian sands। ये जो लाइन्स हैं ये किस पोएम से ली गई हैं उनकी, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपको दिया है, यहाँ पर नाइटिंगेल दिया है तो ऑप्शन में यहाँ पर नाइटिंगेल भी दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि नाइटिंगेल यहाँ पर है तो आंसर इसका नाइटिंगेल ही हो जाएगा। इसका आंसर है सॉलिटरी रीपर, सॉलिटरी रीपर जो इनकी पोएम है वहां से ये लाइंस ली गई हैं। तो यहाँ पर उन्होंने नाइटिंगेल के बारे में कहा है, क्यों कहा है, सॉलिटरी रीपर से कोई कनेक्शन तो इसमें ऐसे लग नहीं रहा, लेकिन इसलिए कहा है क्योंकि जो पोएम है इनकी सॉलिटरी रीपर, यहाँ पर जो सॉलिटरी रीपर है वो एक मेडन है जो फील्ड में यानी कि खेत में घास जो काटते हैं, घास या फसल जो होती है क्रॉप उसे काटते हैं, तो वो काम कर रही है फसल काटने का अकेली, सॉलिटरी मीन्स अकेली है, उसे फसल को काट रही है और साथ में गाना गा रही है। तो मेन जो पॉइंट है वो ये है कि वो गाना गा रही है, सिंगिंग कर रही है, उसकी सिंगिंग इतनी मेलोडियस है कि वर्ड्सवर्थ ने कहा है नो नाइटिंगेल डिड एवर चैंट, कि कभी भी किसी नाइटिंगेल ने इतना मधुर गाना नहीं गाया, इतना मेलोडियस सॉन्ग कभी किसी नाइटिंगेल ने नहीं गाया है। इसलिए यहाँ पर नाइटिंगेल को कंपेयर किया गया है सॉलिटरी रीपर के सॉन्ग से। सॉलिटरी रीपर की जो वॉइस है वो इतनी मेलोडियस है कि किसी नाइटिंगेल की भी इतनी मेलोडियस वॉइस नहीं है। यहाँ पर पोएम में उन्होंने कुकू को भी कंपेयर किया है, क्योंकि कुकू है जो कोयल है वो भी मेलोडियस गाती है, बट उन्होंने कहा है कि कंपैरिजन में कुकू ने भी इतना मेलोडियस गाना कभी नहीं गाया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट है इन विच पोएम वर्ड्सवर्थ हैज डिस्क्राइब डिफरेंट मूड्स ऑफ नेचर। वर्ड्सवर्थ ने किस पोएम में डिफरेंट मूड्स बताए हैं नेचर की अलग अलग मूड्स हैं, किस पोएम में बताए उन्होंने। तो आंसर है द लाइन्स रिटन अबव टिंटर्न एबे। टिंटर्न एबे में उन्होंने नेचर को अलग अलग तरीके से डिस्क्राइब किया है, नेचर के अलग अलग मूड्स बताए हैं। नेक्स्ट है इन 3 years शी ग्रीव, जो इनकी पोएम है लूसी पोएम है ये 3 years शी ग्रीव।
द लिटिल गर्ल विल बी स्पोर्टिव एज, इसमें इन्होंने लिटिल गर्ल को स्पोर्टिव बताया है। तो जो स्पोर्टिव बताया है वो किसकी तरह बताया है, तो उन्होंने बताया है फोन की तरह, कि लिटिल गर्ल फोन की तरह स्पोर्टिव होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कंसीडर्ड वर्ड्सवर्थ एज अ हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर, वर्ड्सवर्थ को किसने हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर कहा है, तो ये कहा है डी क्विंसी ने। नेक्स्ट है, शी गेव मी आईज, शी गेव मी ईयर्स एंड हम्बल केयर्स एंड डेलिकेट फियर्स, दीज लाइन्स वर इन रेफरेंस टू, ये लाइन्स किसके बारे में कही है वर्ड्सवर्थ ने, किसको रेफर की हैं ये लाइन्स, शी गेव मी आईज, शी गेव मी ईयर्स एंड हम्बल केयर्स एंड डेलिकेट फियर्स। तो ये लाइन्स उन्होंने रेफर की है डोरोथी वर्ड्सवर्थ को। डोरोथी वर्ड्सवर्थ उनकी सिस्टर है, तो अपनी सिस्टर के लिए ये लाइन्स उन्होंने रेफर की हैं डोरोथी वर्ड्सवर्थ के लिए। नेक्स्ट है, द थीम ऑफ द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, जो इनकी ये सोनेट है द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, इसकी थीम क्या है, तो इसकी थीम है कंडेम्स मैटेरियलिज्म, इसमें इन्होंने मैटेरियलिज्म को कंडेम किया है। मटेरियलिज्म यानी कि जो भौतिक बात होता है, भौतिक चीजों के पीछे भागना होता है, वो मटेरियल थिंग्स जो भी होती हैं, तो उसमें उसको कंडेम किया है इन्होंने। नेक्स्ट है, व्हाट डज पैंथिज्म मीन, पैंथिज्म का मीन क्या है, क्या मतलब है पैंथिज्म का, इसका मतलब है गॉड इज ऑल एंड ऑल इज गॉड, इसका पैंथिज्म का मीनिंग है गॉड इज ऑल एंड ऑल इज गॉड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम वेयर डिड वर्ड्सवर्थ गेट आइडिया दैट एजुकेशन ऑफ नेचर इज सुपीरियर टू बुकिश लर्निंग, वर्ड्सवर्थ को ये आइडिया कहाँ से मिला कि एजुकेशन ऑफ नेचर, नेचर की जो स्टडी करना है वो सुपीरियर है बुकिश लर्निंग से, तो ये आइडिया उनको मिला रूसो से। नेक्स्ट है, द टाइटल ऑफ वर्ड्सवर्थ फर्स्ट पोइटिकल वॉल्यूम इज, वर्ड्सवर्थ का फर्स्ट पोइटिकल वॉल्यूम था, उसका टाइटल क्या था, वो था डिस्क्रिप्टिव स्केचेस, ये इनकी ट्रेवल पोएम है डिस्क्रिप्टिव स्केचेस। नेक्स्ट है, वर्ड्सवर्थ डाइड इन, वर्ड्सवर्थ की डेथ कब हुई थी, 1850 में। नेक्स्ट है, वेयर डज द सॉलिटरी रीपर टेक प्लेस, सॉलिटरी रीपर की जो प्लेस है वो कहाँ पर है, यानी कि जो पोएम है वो किस प्लेस को बिलोंग करती है, वो है स्कॉटलैंड। नेक्स्ट है, हु इज सिंगिंग इन द सॉलिटरी रीपर, सॉलिटरी रीपर में कौन गा रहा है, तो वो कौन गा रहा है, अ ब्यूटीफुल गर्ल है, जो खेत में फसल काट रही है और उन्हें पंचेस बना रही है, उनको बांध रही है, तो वो सिंगिंग भी कर रही है, तो सॉलिटरी रीपर में अ ब्यूटीफुल गर्ल सिंगिंग कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मीटर इज अ टिपिकल सोनेट रिटन इन, एक टिपिकल सोनेट किस मीटर में लिखी जाती है, जो टिपिकल सोनेट लिखी जाती है याम्बिक पेंटामीटर में। नेक्स्ट है, व्हाट काइंड ऑफ इमेजरी डज वर्ड्सवर्थ यूज टू डिस्क्राइब मिल्टन, मिल्टन को डिस्क्राइब करने के लिए वर्ड्सवर्थ ने किस इमेजरी का यूज किया है, तो उन्होंने यूज किया है नेचुरल इमेजरी का। नेक्स्ट है, व्हाट इज वर्ड्सवर्थ लुकिंग एट इन, कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज, जो उन्होंने पोएम लिखी है उसमें वो वर्ड्सवर्थ लुकिंग एट क्या चीज देख रहे हैं, वो देख रहे हैं अ सिटी, एक सिटी को देख रहे हैं। नेक्स्ट है, व्हाट टाइम ऑफ डे डज कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज टेक प्लेस ड्यूरिंग, यानी कि जो इन्होंने पोएम लिखी है कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज, तो क्या टाइम हो रहा था उस समय, तो वो टाइम था इनका अर्ली मॉर्निंग टाइम था, अर्ली मॉर्निंग पीरियड था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज वर्ड्सवर्थ टेल हिज फ्रेंड टू स्टॉप डूइंग इन द टेबल्स टर्न, जो टेबल्स टर्न है इनका जो वर्क है, इसमें वर्ड्सवर्थ अपने फ्रेंड को क्या करने से मना कर रहे हैं, तो वो मना कर रहे हैं रीडिंग करने से, अपने फ्रेंड को रीडिंग करने से मना कर रहे हैं। व्हाट डज वर्ड्सवर्थ टेल हिज फ्रेंड टू डू इन द टेबल टर्न, टेबल टर्न में वो अपने फ्रेंड को क्या करने के लिए कह रहे हैं, तो वो कह रहे हैं गो आउटसाइड। नेक्स्ट है, द फॉलोइंग लाइन्स आर फ्रॉम विच पोएम, ये लाइन्स किस पोएम से ली गई हैं, गेटिंग एंड एक्सपैंडिंग वी ले वेस्ट अवर पावर्स, लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज
आवर्स। ये ली गई है द वर्ल्ड इज टू मच विद अस से। नेक्स्ट है whom did Wordsworth write We are seven with? We are seven with ये वर्ड्सवर्थ ने किसके साथ लिखी है? ये लिखी उन्होंने कॉलरिज के साथ में। नेक्स्ट है How many stanzas are in A slumber did my spirit seal? A slumber did my spirit seal जो इनकी पोइम है वर्ड्सवर्थ की, उसमें कितने स्टैंजाज हैं? उसमें 2 स्टैंजाज हैं। नेक्स्ट है What form is A slumber did my spirit seal written in? A slumber did my spirit seal किस फॉर्म में लिखी गई है? तो ये है एक बैलेड है, बैलेड फॉर्म में लिखी गई है। नेक्स्ट है In what part of A slumber did my spirit seal does the death occur? इसके किस पार्ट में डेथ होती है? तो वो होती है बिटवीन द 2 स्टैंजास, क्योंकि इसमें 2 स्टैंजास हैं, तो उन 2 स्टैंजास के बीच में जो डेथ होती है वो 2 स्टैंजास के बीच में होती है। तो यहाँ पर ये 65 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वर्ड्सवर्थ से रिलेटेड। यहाँ पर हमने इस वीडियो में 65 क्वेश्चंस दिए हैं ऑब्जेक्टिव। वर्ड्सवर्थ की जो बायोग्राफी है और उनके जो मेजर वर्क्स हैं वो हम आपको पहले वीडियोस में अवेलेबल करा चुके हैं, उन्हें आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर। थैंक यू।